मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आरसीसी डिजाइन का ये प्रैक्टिस सेशन है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सीट करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट है और दोबारा आने के पूरे चांसेज हैं। पहला क्वेश्चन है कि कॉलम डिजाइन किया जा सकता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए, जहाँ फार्मूला होता है L/500 प्लस कहीं B कहीं D लिखा रहता है। अगर यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो T/30 बराबर इन्होंने 20 mm लिखा है। टेक्निकली वो सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 20 mm होता है, और जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमने वैल्यू जो L और D की हमें मेंशन है उससे हमारा आंसर 16 mm आया, तो इसे हम कंसीडर ना करके 20 mm करेक्ट ऑप्शन उसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि मिनिमम एसेंट्रिसिटी इज सब्जेक्टेड टू 20। इन केस अगर वैल्यू 27 आ जाती तो फिर वही कंसीडर करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि फार्मूला हम आपसे नहीं पूछ रहे, ना ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जो L और D है वो क्या है, तो इसको समझ लीजिए। जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम एंड लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम एंड लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो अनसपोर्टेड लेंथ आपको दी रखी होगी और लैटरल डायमेंशन भी दी रखी होगी। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है? द लेंथ ऑफ कॉलम बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट। लेंथ ऑफ कॉलम बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट, ये होती है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। लेटरल डायमेंशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ द कॉलम होती है, जबकि डेप्थ ऑफ कॉलम जो होती है वो वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द कॉलम होती है। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी जिनके लिए ये एकदम से अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो इसको आप इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और डेप्थ ऑफ कॉलम लगाने वाले उन 10 से 12% लोगों में आ जाएंगे। जनरली जो लोग केवल फॉर्म भरते हैं या केवल पेपर देने की प्रायोरिटी या नहीं रखते हैं, उतना औपचारिकता निभाते हैं। खैर, ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्री वाटर टू सीमेंट रेशियो। वाटर टू सीमेंट रेशियो मैक्सिमम पूछा है M35 ग्रेड के लिए। M40 के लिए भी पूछा जा चुका है, M35 के लिए भी पूछा जा चुका है, M30 के लिए भी पूछा जा चुका है। तो अब ये प्रश्न आया कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे यहाँ लिखा अंडर एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। अंडर एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन जो वैल्यू होती है वो 0.40 वैल्यू होगी अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, और इसमें यूज किया जाएगा M40। ठीक है, तो और जब M35 होगा तो वेरी सीवर कंडीशन होगी, वेरी सीवर कंडीशन होगी। तो था क्या कि ये क्वेश्चन था M40 का, मैंने इसे कन्वर्ट किया M35 में, लेकिन मैं यहाँ कन्वर्ट करना भूल गया एक्सट्रीम को वेरी सीवर में। तो यहाँ पे ये स्मार्टनेस के चक्कर में क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया और वो टेक्निकली करेक्ट साउंड नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा कि कंडीशन के हिसाब से ग्रेड भी कंक्रीट की चेंज रहती है, एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन की वैलिडिटी को रखना है और क्वेश्चन की वैलिडिटी को नहीं रखना है तो फिर M35 के अगेंस्ट वैल्यू होती है 0.45, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट फिर ये इससे कोरिलेट नहीं करेगा। तो जैसे माइल्ड है, अगर माइल्ड कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन है तो M20 0.5, माइल्ड में M20 0.55, ये पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन मॉडरेट की, दूसरी कंडीशन मॉडरेट की, इसमें क्या होगा? इसमें होगा M25 और 0.5। ठीक, दो हो गई। पहली M20 0.55, दूसरी M25 0.5 विद मॉडरेट, तीसरी सीवर, ये पूछी गई है 2-3 बार। सीवर कंडीशन में क्या होगा? 0.45 और M30। इसके बाद M35 में वेरी सीवर 0.45, उसमें भी दोनों में 0.45, M30 में भी और M35 में भी। तो 0.45 किस में होता है? M30 में भी होता है और M35 में भी होता है। और इसमें कंडीशन क्या होती हैं? सीवर और वेरी सीवर। अगर एक्सट्रीम की बात करें तो आंसर होगा 0.4, जो कि इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? एक्सट्रीम का। किसके अगेंस्ट होगा? M40 के अगेंस्ट। ये चीज़ें याद रखनी थी। खैर ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे
कि ये क्या है, बाकी इसमें नीचे मेंशन भी किया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वन वे स्लैब द रेशियो ऑफ द लॉन्ग स्पान टू द शॉर्ट स्पान इज। अगर वन वे स्लैब है तो रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर वन वे स्लैब है तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 2, और अगर टू वे स्लैब है तो ये वैल्यू लेस देन 2 होगी। अगर टू वे स्लैब है तो ये वैल्यू लेस देन 2 होगी। ठीक है, तो मोर देन 2 वैल्यू है L बाई बी की तो वन वे स्लैब है, लेस देन 2 है तो टू वे स्लैब है। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन है, इन लिमिट स्टेट मेथड स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, कोलैप्स, क्रैकिंग। लिमिट स्टेट मेथड में स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट क्या कंट्रोल करता है, तो क्रैकिंग को स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल करती है। लिमिट स्टेट अप्रोच में स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली क्रैकिंग। द सर्विसिबिलिटी चेक, ये सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है क्रैकिंग। लिमिट स्टेट इज मेनली गवर्न बाय द स्पेसिंग ऑफ द मेन बार एज इन इंक्रीज इन द स्पेसिंग। अगर हम स्पेसिंग को बढ़ाएंगे तो मेन बार विल इंक्रीज द क्रैकिंग इन द बीम, यानी स्पेसिंग इज प्रोपोर्शनल टू क्रैकिंग। स्पेसिंग इज प्रोपोर्शनल टू क्रैकिंग। अगला क्वेश्चन है, फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग्स ऑन पाइल्स थिकनेस ऑफ एज शैल नॉट बी लेस देन। पिछले वाले में हमने पाइल्स की जगह सॉइल था, पाइल्स की जगह सॉइल था, तब हमने आपको बताया था कि 150 mm होगा। यहाँ पाइल्स हो गया तो वहाँ ये भी बताया था कि कभी फुटिंग ऑन पाइल्स भी आएगा, तब वहाँ पर 300 mm होगा। तो ये क्वेश्चन हमने शामिल किया और पूछा गया है। ये कल हमने इसको कहा था कि पॉसिबली है कि पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड इम्पोज्ड लोड ऑन स्टेयरकेस इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एज पर IS 875। तो जो रिकमेंडेड इम्पोज लोड ऑन स्टेयरकेस है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ स्टेयरकेस शुड बी डिजाइन टू विथस्टैंड ए लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन, जो कोई 300 किलोग्राम हुआ पर स्क्वायर मीटर ऑफ स्टेयरकेस एरिया, स्टेयरकेस एरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 किलो न्यूटन। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 1343 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिजाइन ऑफ प्री टेंशन्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। मिनिमम ग्रेड पूछिए किसकी, कंक्रीट की, किसके डिजाइन के लिए, प्री टेंशन्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। किस IS कोड, IS 1343। एक तो आपसे इससे ये क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री टेंशन कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो M40 है। ये किस IS कोड के हिसाब से है, तो IS 456 आपके मन में रहता है तो वहाँ पे ये IS 1343 है, इसलिए गड़बड़ ना करिएगा। और अगर यही पोस्ट टेंशनिंग कर देते तो क्या होता, तो M30 हो जाता। तो इस एक क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन जो फ्यूचर में क्रिएट हो सकता है वो ये हो गया। इससे एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है, वो ये है कि प्री टेंशनिंग के लिए जो मिनिमम कवर दिया जाता है वो कितना दिया जाता है। तो प्री टेंशन के लिए मिनिमम कवर जहाँ पे हम M40 यूज करते हैं वहाँ मिनिमम कवर 20 mm का दिया जाता है। और इसी तरीके से पोस्ट टेंशनिंग में जहाँ हम M30 यूज करते हैं वहाँ मिनिमम कवर 30 mm का ही दिया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन और बन जाते, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली एक ना हो के 4 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद लोड फैक्टर। लोड फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। अब ये वर्किंग लोड अगर लोड फैक्टर में जुड़ेगा तो अल्टीमेट लोड आ जाएगा। वर्किंग लोड को इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लोड के तरीके से ट्रीट कर दिया है, तो हम अल्टीमेट लोड को समझ लेंगे जो कि फैक्टर्ड लोड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। ओनली डेफिनेशन एज पर IS 456/2000 द मिनिमम बीम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम फॉर 3 hours ऑफ फायर एक्सपोजर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 99% पॉसिबल इन 1 शिफ्ट ऑफ द पेपर 2024 में। अब बात कर लेते हैं कि 3 आवर अगर फायर एक्सपोजर है तो IS 456 के हिसाब से मिनिमम बीम विड्थ कितनी होगी। क्वेश्चन जो पूछा गया था 1.5 आवर के लिए पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, JEE में पूछा गया था। किस स्टेट में पूछा गया था, महाराष्ट्र में पूछा गया था।
अब कहाँ पूछा जाएगा, अदर जेईई में पूछा जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो ये जो IAS कोड है 456, मैं फिर से कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 पन्ने भी रोज़ पढ़ते हैं तो 150 पेज, 4 पन्ने, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 37 दिन में ये आपका IAS 456 कलरिंग हो जाएगा पेंसिलिंग से। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गलत करने से बचा लेंगे, क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करने से। आप समझ लेते हैं मिनिमम विड्थ ऑफ बीम और मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर, फायर रेजिस्टेंस कितने घंटे का फायर एक्सपोजर है उसके अकॉर्डिंगली है। तो पहला है 1.5 आवर का, 1.5 आवर का, तब मिनिमम विड्थ बीम है 200 mm। पहले हम विड्थ की बात करेंगे, विड्थ पूछी गई है, थिकनेस नहीं पूछी गई है अभी, एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ठीक है। तो फॉर 1.5 कितना हो जाएगा 200 mm। और 2 आवर के लिए कितना है, फॉर 2 आवर कितना है, 2 आवर के लिए भी 200 mm। 3 आवर के लिए कितना है 240, 3 आवर के लिए 240, तो करेक्ट ऑप्शन 3 आवर हो जाएगा। इसके बाद भी है यस, 4 आवर के लिए है 280, 4 आवर के लिए है 280 mm, ठीक है। तो ये हमने इसमें मेंशन भी किया था, लेकिन वो थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा होने की वजह से नीचे चला गया है। तो 200, 200, 240, 250 ये विड्थ है। और थिकनेस कितनी है 110, 125, 150, 170 रिस्पेक्टिवली, 1.5 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर के। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लिए नया होगा और आप उसको वहाँ गलत नहीं करेंगे। अब एंकरेज वैल्यू ऑफ ए हुक एज इज्यूम्ड 4 times द डायमीटर ऑफ द बार इफ द एंगल ऑफ द बेंड इज। ये क्वेश्चन पिछले वाले में भी हमने शायद डिस्कस किया था। अगर 45 डिग्री बेंड है तो 4 फाई या डाया, 4 टाइम्स डाया। 90 डिग्री है तो 8 टाइम्स डाया, और 135 डिग्री है तो 12 टाइम्स डाया। और अगर यू टाइप हुक है 180 डिग्री है तो 16 टाइम्स डाया। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 135 डिग्री बेंड है और डाया की वैल्यू उन्होंने 8 mm दे दी, तो आपसे एंकरेज वैल्यू पूछ लेते हैं तो कितना कर देंगे, 135 है तो 12 को गुणा कर देंगे। इसके अलावा रिवर्स भी पूछ लेते हैं, जैसे रिवर्स पूछ दिया 4 टाइम्स डाया है तो 45 डिग्री बेंड होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यू टाइप हुक में सीधे पूछ लेते हैं कि कितने टाइम्स डाया होगा, तो 16 टाइम्स डाया होगा। यही 4 चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ 2-way स्लैब रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेज टॉर्सनल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड एज। जब 2-way स्लैब को रिस्ट्रेंड कर दिया जाता है, ऑल एजेज का मतलब 2 एज पे, तो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट क्या होता है, वो IAS कोड के हिसाब से है 0.75 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान इन द सेम डायरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए पार्ट हो जाएगा। यही अगर यहाँ 2-way स्लैब रिस्ट्रेंड एट 1 एज लिखा होता, रिस्ट्रेंड एट 1 ऑफ द एज लिखा होता, तो यहाँ पे आंसर हो जाता 0.375 टाइम्स द स्टील एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिलहाल ए होगा। ये फिर से IAS 456 2000 का ही एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग माइल्ड स्टील इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग माइल्ड स्टील इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग माइल्ड स्टील इन स्लैब कितना नहीं होना चाहिए, 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात मेंशन की गई है डिजाइन स्टैंडर्ड्स कोडल प्रोविजन में। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्रिटिकल सेक्शन है, अगर आपके पास फिगर दिख रहा है तो हम आपको दिखा दें, ये होता है D/2 फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ कॉलम कैपिटल और ड्राफ्ट पैनल। ये D/2 पे ये क्रिटिकल सेक्शन, ये डिस्टेंस D/2 यहाँ से और ये D/2 यहाँ से और यहाँ से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी पार्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन D/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम कैपिटल और ड्राफ्ट पैनल, ये क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन के समय जो IAS कोड है जिसमें ये बात मेंशन है उसमें 2 पॉइंट्स हैं।
एक पॉइंट तो क्रिटिकल सेक्शन का है, दूसरा स्पेसिंग ऑफ बार इन फ्लैट स्लैब का, क्योंकि हम बात फ्लैट स्लैब की कर रहे हैं। जब आप IAS कोड पढ़ें तो कैसे पढ़ें, या तो पीछे अपेंडिक्स दी है उसमें फ्लैट स्लैब पे जाएं, फ्लैट स्लैब के पे जब पहुंचेंगे तो उसमें आगे नंबर लिखा होगा फ्लैट स्लैब, और आगे डैश लगा के लिखा होगा 49 या 121, इस तरीके से पेज नंबर लिखा होगा, तो आप फ्लैट स्लैब पे पहुंचे। तो फ्लैट स्लैब में पहले नीचे थोड़ी थोड़ी थ्योरी टाइप की लिखी होगी, फिर उसमें पॉइंट्स लिखेंगे एज पर IAS कोड फ्लैट स्लैब में क्या हो सकता है, तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, एक बात इसमें ये लिखी होगी। फिर दूसरा बात होगा कि स्पेसिंग ऑफ बार्स का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो स्पेसिंग ऑफ बार्स का भी कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्पेसिंग ऑफ बार्स फ्लैट स्लैब में होगी, शैल नॉट एक्सीड 2 टाइम्स द स्लैब थिकनेस, और इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ होगा संभवतः।